हेलो, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टेट पार्टीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया, ठीक, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको हमने बताया था। तो इसी तरह से कुछ पार्टीज जो हैं, नेशनल पार्टीज के अलावा कुछ पार्टीज जो हैं उनको स्टेट पार्टीज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए उनको हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, इसी तरह से इन द सेम वे जो स्टेट पार्टीज हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको स्टेट पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी कह सकते हैं। तो इससे जो है क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है। जैसे हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आपको बताया था कि नेशनल आउटलुक होना चाहिए, इसी तरह से इनका जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका आउटलुक रीजनल होता है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इनका आउटलुक रीजनल होते हुए भी जो है नेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। ठीक है, तो ये जिन स्टेट्स में हैं वहाँ पर इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है रहता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जिन स्टेट्स में हैं उन स्टेट्स की आइडेंटिटी के लिए भी बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसा करते हैं, वो इस तरह से कि जो नेशनल पॉलिसीज बनती हैं, ठीक, तो उन पॉलिसीज को बनाते समय स्टेट पार्टीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं या स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल जो है या फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पार्टीज आर, कौन कौन सी हैं? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए इनके लिए कंडीशंस क्या है। जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी ना, तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि स्टेट पार्टीज के लिए फॉर्म में रिकॉग्नाइज होने के लिए वोट प्रोपोर्शन और सीट्स जो हैं वो इस तरह होनी चाहिए। कैसे? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, देखो उसमें लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के 6% वोट थे, लेकिन इसमें केवल 6% वोट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, क्योंकि ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। तो और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में एटलीस्ट 2 सीट जो हैं इनको मिलनी चाहिए। ये कंपलसरी है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक, तो वो 1996 से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नेशनल लेवल की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें भी एक पार्ट होने के लिए या एक पार्ट बन गई हैं। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ और स्ट्रांग हो गई है, यानी कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रांग मेजॉरिटी ना होने के कारण डेमोक्रेसी जो है वो और अच्छी तरह से देश में काम करती है। क्लियर। आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसके पेज नंबर 82 में रीजनल पार्टीज़ जो हैं दिखाई गई हैं, तो उन रीजनल पार्टीज़ को आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बतलाया था कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक, वो चैलेंजेस क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम, और कैसे उनको दूर किया जा सकता है वो भी हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक, इसके अलावा जो पब्लिक है, जो लोग हैं, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी देश में, किसी भी बाहरी देशों में या विदेशों में, ठीक, अगर डेमोक्रेसी गलत ढंग से चल रही है तो क्या होता है, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इसको दोष लगाते हैं या उनकी कमी बताते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी पार्टी अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से करने में असफल रहती है तो लोग जो हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो पावर से आउट हो जाती है, यानी कि लोग उसको वोट नहीं देते। ठीक, तो यही चीज़ जो है हमारे देश में भी है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में मोस्टली 4 प्रॉब्लम्स जो हैं या 4 चैलेंजेस जो हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के काम करने के आड़े आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या होता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको फेस करते हुए वो इसको रिमूव करे। ठीक है, और इसको जो है वो दूर करे, और दूर करके जो है वो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के फॉर्म में जो है वो काम करे। ठीक, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ रहे हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है या जो चैलेंजेस हैं वो वर्ल्ड में हर पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हैं। वो क्या है कि जो पावर है वो टॉप लीडर्स, 1 या 2 टॉप लीडर्स के हाथों में जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है। अब कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जो पावर है जिन टॉप लीडर्स के हाथों में है, तो जितने भी डिसीजंस हैं वो केवल उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे, पहली चीज। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती, ना कोई इंटरनल इलेक्शंस होते हैं। अब जब इंटरनल इलेक्शंस नहीं होंगे तो चॉइस तो हुई नहीं। ठीक है, और मीटिंग्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीटिंग होती नहीं है, यानी कि उनके मेंबर्स, उनके प्रेसिडेंट और जोनल प्रेसिडेंट, जितने भी मतलब ये होते हैं इनके ऑफिसर अधिकारी जो होते हैं, उनकी कोई मीटिंग नहीं होती। और इस तरह से जब मीटिंग नहीं होती तो कोई इलेक्शन भी पॉलिटिकल पार्टी के
नहीं होते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि पर्सनल लॉयल्टी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, ठीक है। तो इसका इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो लीडर्स हैं उनके पास पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक। और इतनी ज़्यादा पावर हो जाती है कि वो पार्टी के नाम पर कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जैसे उन्होंने कोई डिसीजन लिया और अगर कोई मेंबर उससे डिससेटिस्फाई है तो उसको उस पार्टी में बने रहना पॉसिबल नहीं होता या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए उसे क्या है, मजबूरी जो है पॉलिटिकल पार्टी के प्रिंसिपल्स या आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। और जो लीडर पावरफुल है या जिसके लीडर के हाथों में पावर कंसंट्रेटेड है, उसके लिए वो जो है लॉयल्टी मोर इम्पोर्टेंट होगी। यानी कि उस लीडर को ये विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो उसके लिए वफादार है या ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा चैलेंज है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है ये। और इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को यूज़ नहीं करती, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ऑर्डिनरी वर्कर्स जो हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्रमोट होने की नहीं मिलती या इम्प्रूव होने की नहीं मिलती है, ठीक है। और टॉप पोजीशन पर फैमिली डोमिनेट करती है। अब वो जो टॉप पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस तो होते नहीं हैं, तो इसलिए वो उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। पॉपुलर सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता और इस तरह से जो पावर है वो फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स में ही रहती है, सीमित रहती है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें क्या है कि जो टॉप पोजीशन जो है वो मेंबर्स जो हैं एक ही फैमिली के मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक। ये एक ही फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाना ये अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि डेमोक्रेसी के लिए ये और ख़राब होता है, क्योंकि जो लेस एक्सपीरियंस या इनएफिशिएंट पर्सन जो आ जाते हैं वो गुड डिसीजन नहीं ले पाते और इस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फेल हो जाती है। देखो डेमोक्रेसी का ये एक फेस है, ये एक प्रिंसिपल है कि डिसीजन मस्ट बी टेकन इन फेवर ऑफ पीपल, इन फेवर ऑफ पब्लिक। ये इसका मेन कहना चाहिए मेन एलिमेंट है, ऐसा होना चाहिए, ठीक। लेकिन इस तरह की टेंडेंसी जो है वो फॉरेन में या विदेशों में ऐसी नहीं है, ठीक है। और सभी जगह ये पाई जाती है जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है या डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, ठीक। तीसरा जो है मनी एंड मसल पावर। ये चैलेंज जो है इसका रोल जो है वो दिन पे दिन ग्रो कर रहा है। किसमें? पॉलिटिकल पार्टीज में। होता क्या है कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं, है ना, यूज शॉर्टकट टू विन द इलेक्शन। अब शॉर्टकट क्या है कि उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना जो क्या करते हैं
जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड होती है, ठीक, क्रिमिनल बैकग्राउंड होती है और मनी बहुत ज़्यादा उनके पास होता है, ठीक। अब है क्या कि रिच पीपल और कंपनीज जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देती हैं, ठीक, उनके यानी कि वो जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पर अपना इन्फ्लुएंस जमाती हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन ले रही है, उसको डिसीजन लेते समय उन रिच लोगों का या कंपनीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिन्होंने उनको पैसा दिया है या फंड दिया है। कुछ केसेस में पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल्स को जो है वो नॉमिनेट भी करती है और उन्हीं को टिकट भी देती है जो क्रिमिनल्स होते हैं और जिनके चांसेस इलेक्शन जीतने में ज़्यादा होते हैं, और वो एक तरीके से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ऐसे लोग कैंडिडेट्स को भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सेलेक्ट कर लेती है। तो जितने भी डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड में, जितनी भी जगह हैं, वो क्या है इस बारे में, यानी कि रिच पीपल का जो गवर्नमेंट में जो रोल बढ़ता जा रहा है और बिग कंपनीज का, इसके बारे में उन्हें बहुत they are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics, which is not good, ठीक है। कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का मतलब यही हुआ, ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी केयरफुल अबाउट द कंपनीज एंड व्हाट रिच पीपल। चौथा है आपका लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज के प्लान्स और पॉलिसीज में कोई इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ही नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, आपकी बुक में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उन पर तो वो एग्री करते हैं, ठीक, लेकिन पॉलिसीज़ को कैसे फ्रेम करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस इसमें डिफरेंस है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेन कहना चाहिए एस्पेक्ट्स हैं, जो बेस है, उस पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उसको फ्रेम करना है, इस पे डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस अमंग देम, ठीक है। तो ये कुछ हमने चैलेंजेस देखे पॉलिटिकल पार्टीज के जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चैलेंजेस थे वो क्या थे? पहला था इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक, लोगों को चॉइस ना मिलना, लोगों को पावर ना मिलना, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हमने देखी। मनी और मसल पावर का चैलेंज है और मीनिंगफुल चॉइस ना होना, ठीक है, क्योंकि जब बेसिक एक ही है तो आपकी चॉइस फिर देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ योर चॉइस। आप जो चॉइस कर रहे हैं उसका कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो बेसिक है वो जो है क्या है, सेम है। अब हम ये देखेंगे कि जो चैलेंजेस ये फेस किए जा रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है, ठीक है।
तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पार्टीज कैसे रिफॉर्म हो सकती है और दूसरा हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या सजेशंस हैं। पहला है कि रिफॉर्म्स वर्सेस विलिंगनेस टू रिफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, एक तो रिफॉर्म किया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज खुद रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था कि एमएलएज और एमपीज जो पार्टीज चेंज करते रहते हैं, है ना, तो इसलिए जो है इस पर रोक लगाने के लिए एक एंटी डिफेक्शन रूल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लाया गया, और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज में जो चेंज होने का जो सिस्टम था वो काफ़ी इसमें रोक लगी। ठीक है, और इसमें जो लॉ है वो शॉर्ट में आपको बता दूं, इसमें कहा गया है कि अगर एमएलए और एमपी जो है वो इलेक्शन होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं तो वो अपनी सीट को जो है वो खो देंगे या उनका इलेक्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, एमपीज और एमएलएज के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया, जिसकी वजह से पार्टी चेंज करना अब उतना इजी नहीं रह गया। एफर्ट्स एंड सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या एफर्ट किए गए, क्या सजेशंस लिए गए हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है मनी और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को दूर करने के लिए कि अब हर कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, जिसमें वो एक डिक्लेरेशन देगा कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। ठीक, इस न्यू सिस्टम से जो है वो पब्लिक को कंटेस्टेंट की सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो उसको मिल जाती है, और इसलिए जो पब्लिक है वो इजीली उनको चूज कर सकती है जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पीछे एक मंशा ये है कि जो क्रिमिनल और मनी जो इन्फ्लुएंस है वो कम कर लिया जाए। ठीक, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, ये कंपलसरी कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली कराने हैं और अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो सबमिट करना है। ठीक है, ये उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टेप दैट कैन बी टेकन, वो स्टेप जो लिए जा सकते हैं, वो कदम जो उठाए जाने चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ क्या है, लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर शुड बी मेड। एक लॉ बनाया जाए जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके लिए क्या किया जाए, ये कंपलसरी किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर बनाए। ठीक, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, और पार्टी अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसमें इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसीजन लिया जाए। ठीक है, दूसरा ओपन इलेक्शंस होने चाहिए हायर पोस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, ये पहला हुआ आपका। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं यानी कि 1/3 जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट को देने चाहिए। ये एक सजेशंस हैं। ठीक है, तो वुमेन के लिए एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, काहे के लिए, पार्टी में डिसीजन मेकिंग के लिए।
ठीक है। एक है स्टेट फंडिंग, ठीक है। स्टेट फंडिंग माने ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे, ठीक। और जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है उसको अपने खर्चे का पूरा डिटेल जो है वो सबमिट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास। अब ये सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है? पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन की फॉर्म में, या कैश में दिया जा सकता है, ठीक है। या उसका जो बेस है वो क्या हो, कितने उसने वोट सिक्योर किए हैं लास्ट इलेक्शन में, उस बेस पर उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाए, ठीक है। ये तो कुछ सजेशंस हैं। इसमें लोगों का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीपल विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन। जैसे कोई भी चीज़ हो वो पिटीशन जो है फाइल होनी चाहिए, ठीक। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए पब्लिसिटी होनी चाहिए, और अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई काम ऐसा करती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एजिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। किसका? जो पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, उनका इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली होना चाहिए, ताकि जो है क्या हो सके कि पॉलिटिकल पार्टीज इन ट्रू सेंस कुड बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पर उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसकी तरीका क्या है? एक तो पिटीशन दायर करके, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोगों को बताकर, और उसके अगेंस्ट में एजिटेशन करके, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ये फील करती हैं कि अगर उन्हें पता लग जाए कि उनका जो पब्लिक सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में कोई रिफॉर्मेशन नहीं किया है, तो वह रिफॉर्म के बारे में ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में जाएगा कि वे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर उस पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पब्लिक पार्टिसिपेशन पर। कितने ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी डेमोक्रेसी की होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म होने की बात उतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो इसमें पार्ट नहीं लेता, ठीक। और खाली क्या है, बाहर से क्रिटिसाइज करता रहता है, ठीक है। तो बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है कैसे? बेटर पॉलिटिक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें डेमोक्रेसी में पब्लिक का जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा उतना ही अधिक जो है वो अच्छी क्वालिटी की डेमोक्रेसी जो है कंट्री में हो पाएगी, ठीक। तो इस तरह से दिस चैप्टर इज ओवर, और आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल द topics very properly, or till then goodbye and have a good day.